friends, welcome to Unnati IAS YouTube channel. Now we are going to discuss the political theory of citizenship. These lectures will help you in IAS Mains GS second paper and essay writing and interviews. Okay. So first we in here discuss what is citizenship. Before knowing this, we have to know the social contract. Okay. तो यहाँ पहले हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है। अब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो देखो तीन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं, जिसमें अपन बात करें लॉक है, हॉब्स है और जो है रूसो। इन्होंने मानव की प्राकृतिक अवस्था का आकलन किया है, प्राकृतिक अवस्था, नेचुरल कंडीशन, जिसमें रूसो क्या कहता है कि मानव एक समय क्या था, जब मानव अपनी प्राकृतिक अवस्था में था तो सभी के अधिकार समान थे। ऑल वाज इक्वल राइट्स एंड संपत्ति हो कुछ भी हो। अब था क्या कि प्राकृतिक अवस्था में जब ये जो मानव थे, इन मानवों के बीच मतलब इन व्यक्तियों के बीच जब भाईचारा बढ़ा, भाईचारा, सहिष्णुता, टॉलरेंस और जो है सहिष्णुता बढ़ा और सह अस्तित्व आया, तो इन्होंने आपस में एक समाज बनाया। और समाज तो जो इन लोगों का मतलब समूह समाज ही था। अब इन्होंने आपस में समाज में क्या किया, एक अनुबंध किया, इसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है, मतलब समाज में लोगों में एक आपसी सहमति से लिया गया कोई निर्णय सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से राज्य अस्तित्व में आया। अब यहाँ व्यक्तियों का समूह मतलब यहाँ राज्य। अब ये व्यक्ति राज्य में ही तो रहते हैं, इन्होंने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और राज्य बना। तो जो व्यक्ति राज्य से जुड़ेंगे किस तरीके से, पहचान। अब राज्य तो एक तो होगा नहीं, कई राज्य होंगे, ये अलग राज्य है, ये अलग राज्य है, तो ये आपस में पहचाने कैसे जाएंगे, इसी के लिए इन व्यक्तियों की पहचान बनी जो इस व्यक्ति को इस राज्य से जोड़ेगी। अब मान के चलो कोई दूसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति की पहचान होगी एक विशिष्ट प्रकार की, जो किसी इससे संबंधित राज्य ने इसे दी होगी, तो उसे उसी राज्य के साथ जोड़ेगी। तो इसी पहचान को नागरिकता कहा गया। नागरिकता कहा गया मतलब किसको, आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी है क्या है, नागरिकता। सिटीजनशिप इज आइडेंटिटी। अब अपन ने देखा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राज्य आया, राज्य से व्यक्तियों और नागरिकता आई, और यह व्यक्ति और राज्य के बीच में एक संबंध, एक पहचान बनी। अब नागरिकता में सम्मिलित किया गया चीजें, तो नागरिकता में इधर अपन ने एक अधिकार देखे, मतलब अधिकार, और इधर कुछ ड्यूटीज मतलब कर्तव्य, उत्तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व देखे। तो जो नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट आया था जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसमें कुछ अधिकार और कुछ उत्तरदायित्व के समूह को ही नागरिकता कहा गया था। मतलब व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया समाज में और राज्य बना। पहचान को बनाए रखने के लिए कहा गया कि कुछ अधिकार हैं व्यक्तियों के और राज्यों के भी, और कुछ उत्तरदायित्व हैं राज्य के और व्यक्तियों के भी, जो एक दूसरे से जोड़ेंगे, और इन्हीं के समूह को क्या कहा जाएगा, नागरिकता कहा जाएगा। अधिकार में कोई भी, जैसे मत देने का अधिकार, राइट टू वोट, या अपन बात करें राइट टू राजनीतिक अधिकार है, राइट टू वोट अपन ने देख ही लिया। या अपन बात करें जैसे अपनी सुरक्षा का अधिकार है, अपने पास राइट टू सिक्योरिटी है, राइट टू वोट है। ये क्या है, ये सारे अधिकार है। वहीं ड्यूटीज में अपन देखें जैसे अपनी सुरक्षा है, तो राज्य का दायित्व है कि वो अपन को सुरक्षा प्रदान करे। वहीं व्यक्ति का दायित्व क्या है, व्यक्ति का दायित्व है कि वो राष्ट्र भाव, अपने राष्ट्र के प्रति क्या राष्ट्र भाव रखे, मतलब निष्ठा रखे, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखे, संविधान के प्रति निष्ठा रखे और भाईचारा बनाए। ये सारी चीजें अपन ने यहाँ देखा कि किस तरीके से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, एक कॉन्सेप्ट है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट बना, स्टेट से पहचान बनाने के लिए
या फिर अब व्यक्तियों को स्टेट से एक लीगल पहचान देने के लिए नागरिकता आई, और उस नागरिकता में कुछ अधिकार और उत्तरदायित्वों को जोड़ा गया। आपको अपन ने अधिकार उत्तरदायित्व में हम देखे, मतलब अब ये नागरिकता है लीगल स्टेटस था, मतलब इसे लीगल लीगल स्टेटस का मतलब ये होता है कि उसे कानूनी दर्जा दिया गया, उसे वहाँ के गैजेट ऑफ स्टेट में लिखा गया है, जिसे मिटाया आसानी से नहीं जा सकता, लीगल स्टेटस। अब यहाँ अपन आगे देखेंगे इसी लेक्चर में, जैसे अपन यहाँ देखें कि यहाँ अपन ने एक ओवरव्यू देखा कि सिटीजनशिप क्या है, और अपन ने देखा कि सामाजिक अनुबंध होगा, इस तरीके से कॉन्सेप्ट अपन ने देखा। तो यहाँ अपन ने उसी देखा कि जब कॉन्सेप्ट में अधिकारों और कर्तव्यों का समुच्चय है नागरिकता, राइट, सेट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, और यह क्या है, राष्ट्र और राज्य और व्यक्तियों के बीच एक कानूनी संबंध है, द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड पीपल्स। अब अपन यहाँ से अगले कॉन्सेप्ट पे जानते हैं। अब यहाँ जो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ से अपन सीखेंगे कि जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब प्रारंभिक स्तर पे अपन ने इससे पहले देखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब लोगों के बीच में एक संबंध बना, तो एग्रीमेंट हुआ, सहमति बनी एक निर्णय पे, और राज्य अस्तित्व में आया। उसी राज्य से व्यक्ति की पहचान बनाने के लिए नागरिकता आई। अब यह व्यवहार में आई कहाँ, उसे अपन व्यवहार में व्यवहारिक तरीके से देखेंगे। तो अपन प्रारंभिक स्तर पर अगर अपन विश्व में देखें तो नागरिकता का विकास कहाँ से होता है, तो इसे जानने के लिए अपन कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अपन चलते हैं यहाँ। तो देखो, विश्व में माना जाता है कि जो नागरिकता है उसका जो उद्भव है यूनान से हुआ है, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस जो है, और पॉलिटिकल साइंस का जो थिंकर्स है प्लेटो है, जैसे अरस्तु। प्लेटो क्या है, प्लेटो को पॉलिटिकल मतलब फादर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है, और जो अरिस्टोटल हैं, अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो प्लेटो है, अरिस्टोटल हैं, जी यूनान के ही थे, और यूनान के थे, इन्होंने ही विश्व में सर्वप्रथम क्या दिए, राजनीति, कैसे शासन हो, कैसा राज्य हो, इनसे संबंधित विचार दिए। तो यूनान से ही नागरिकता आई, राज्य के विचार आए, ये सारी चीजें आई। तो वहीं से अपन समझेंगे कि नागरिकता का उद्भव हुआ, और धीरे धीरे आधुनिक समय तक इसका विकास कैसे हुआ, और जो कि इसका अर्थ व्यापक होता गया। तो अपन देखेंगे यूनान की, पहले यूनान राज्य की स्थिति देखेंगे। तो देखो, यूनान था, यूनान में क्रांतियां हो रही थी, क्रांतियां हो रही थी। क्रांतियों का मतलब क्या था, अरिस्टोटल अरिस्टोटल ने ही क्रांतियों का एक कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसका मतलब ये था कि यदि अपन क्रांतियों को वर्तमान समय में देखें, वर्तमान समय के संदर्भ में क्रांतियों को देखें, तो एक व्यापक परिवर्तन होता है। व्यापक परिवर्तन मतलब एक बड़े स्तर पे और लंबे समय तक जो परिवर्तन दिखता है, उसको अपन क्रांति का नाम देते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल आधुनिक समय में देखें, जैसे फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है, चीनी क्रांति है, ये क्या है, क्रांतियां हैं। ये आधुनिक समय में इसका मतलब है, मतलब जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो क्या हुआ था, व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ था, वहाँ की राजनीति, समाज, नागरिकों के अधिकार, इस तरीके से जो इसका लंबे समय तक प्रभाव देखा गया। तो ये क्रांतियां, लेकिन जो यूनान में क्रांतियां हो रही थी, अरिस्टोटल उन्हें इस आधुनिक समय की जो क्रांतियां हैं उनसे अलग परिभाषित करता है। वो क्या है, तो जो यूनान में क्रांतियां हो रही थी उनका मतलब था कि छोटी मोटी घटनाएं भी हो जो राजनीतिक सत्ता को परिवर्तित करें, उन्हें भी अरिस्टोटल क्रांति कह रहा था। तो वहां क्या था कि कभी अल्पतंत्र लोकतंत्र को हटा देता था, कभी लोकतंत्र जो भी स्थिति में था वो उससे कम लोकतंत्र आ जाता था। कम लोकतंत्र मतलब पहले मजबूत लोकतंत्र था, तो उस मजबूत लोकतंत्र को हटा के कमजोर लोकतंत्र आ गया। इस तरीके से अपन देखें तो राजतंत्र जो था वो कभी कुलीन तंत्र को हटा देता था। मतलब था ये कि राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन यूनान में होता ही रहता था। इन्हीं को क्या कहा, इन्हीं को अरिस्टोटल ने क्रांतियों का नाम दिया। और इसी के कारण अरिस्टोटल ने कहा कि हमारा दायित्व है कि जो हमारे राज्य में, यूनान में, एथेंस में जो अराजकता की स्थिति बनी हुई है, अराजकता की स्थिति बन गई हुई थी, इस अराजकता की स्थिति का निपटान किया जाए, इसको खत्म किया जाए, और राज्य कैसा हो, राज्य में कैसी राजनीतिक व्यवस्था हो, इन सब की एक नई व्यवस्था का उद्भव किया जाए, और इन सारी समस्याओं को खत्म किया जाए। इसी पे जो है वो अध्ययन शुरू करता है और नए नए विचार प्रस्तुत करता है। तो अपन देखेंगे
कि वो फिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है आगे चल के वो देता है। तो अरिस्टोटल करता क्या है? अरिस्टोटल अरिस्टोटल जो है वो 158 देशों का अध्ययन करता है। 158 देशों का अध्ययन 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करता है, और फिर राज्य कैसा हो उसके बाद विचार देता है कि राज्य कैसा हो। वहाँ राज्य के साथ फिर नागरिकता का भी कॉन्सेप्ट देता है कि नागरिकता कैसी हो, कौन व्यक्ति नागरिक बन सकते हैं, कौन व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकते हैं, ये सारे विचार देता है। इसके लिए वो एक बुक लिखता है पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिक्स बुक लिखता है उसी में ये सारे विचार देता है। इसलिए ही इसी अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अब इस अरिस्टोटल से पहले प्लेटो ने भी विचार दिए थे, लेकिन प्लेटो के विचार जो है वो दार्शनिक विचार थे, मतलब आदर्शवादी विचार थे, और उनमें दर्शन था, लेकिन वो कहीं ना कहीं दर्शन की बात करते थे, आदर्श की बात करते थे, लेकिन वो व्यवहार में इतने जो अनुचित नहीं थे। इसी वजह से जो है प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, जबकि दर्शन में अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, जबकि दर्शन में प्लेटो को कहा जाता है फादर ऑफ फिलोसफी, वो प्लेटो को कहा जाता है। तो अब अपन यहाँ ये देखते हैं कि 158 देशों का संविधानों का अध्ययन करता है, और 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो है वो पॉलिटिक्स नामक एक किताब लिखता है, और उसमें सारे विचार देता है। तो क्या है, जैसे इसमें वो नागरिकता के बारे में क्या कहता है, तो देखो यहाँ अपन देख रहे हैं कि अरस्तु के अनुसार नागरिकता। तो अरस्तु के अनुसार जब यूनान में उस समय नागरिकता का मतलब था कर्तव्यों से, सिर्फ कर्तव्यों से। इससे पहले अपन ने जब नागरिकता की डेफिनेशन देखी उसमें देखी कि नागरिकता जो है वो अधिकारों और कर्तव्यों का समुच्चय है, ए सेट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। बट इन उस समय जो था वो जो कर्तव्य हैं वो कर्तव्यों के संदर्भ में ही नागरिकता की बात कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि उसने ये कहा था कि नागरिक किसे माना जाएगा, मतलब जो शासन निर्माण, शासन प्रणालियों शासन प्रणालियों वो न्यायिक न्यायिक प्रशासन भागीदारी करेगा। अब उसने कहा था कि जो शासन प्रणालियां, मतलब जो शासन में भागीदारी रहेगा, राजनीतिक उसके अधिकार रहेंगे, और न्यायिक प्रशासन में भागीदारी रहेगी उसकी। मतलब ये है नागरिकता से कि जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका विधायिका का भाग होगा, वही अरस्तु के अनुसार जो है नागरिक होगा। अब कौन नागरिक नहीं होगा? नागरिक नहीं होगा तो उसने कहा स्त्री, और जो है वृद्ध लोग, बच्चे, दास, विदेशी, और ऐसे लोग जिन पर मुकदमा चलाया गया है या जिनको देश से निष्कासित किया गया है, वो सभी लोग नागरिक नहीं होंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसने कहा कि इनमें बौद्धिकता का अभाव है। अगर इन लोगों को भी नागरिक मान लिया जाएगा तो इन्हें कुछ अधिकार दिए जाएंगे। मतलब ये है कि फिर वही जो इससे पहले अराजकता की स्थिति थी और ये लोग सत्ता में आएंगे तो फिर से अराजकता की स्थिति राज्य में बन जाएगी। इसलिए वो है, इन लोगों को नागरिक नहीं मानना था, और नागरिक इन लोगों को मानना था जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के भाग होंगे और जिनकी निजी संपत्ति होगी। इन इसी को उन्होंने नागरिक माना। यह कॉन्सेप्ट था जो अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने बताया था कि कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा। अब यही यह सर्वप्रथम जो प्राचीन अपन इतिहास से देखें तो नागरिकता का विकास यहीं से होता है, यूनान से, जिसको यहाँ पोलिश नागरिकता कहा गया था, पोलिश सिटीजनशिप। मतलब अब यहाँ से अपन इस कॉन्सेप्ट को अपन ने यहाँ से देखा। अब यहाँ अपन ये देखेंगे कि अपन ने जो यहाँ डेवलपमेंट देखा था, नागरिकता का विकास, और यहाँ जो सारी चीजें अपन ने देखी, तो यहाँ प्राचीन काल में नागरिकता, सिटीजनशिप, एशियन टाइम अपन ने यूनान में देखा, राष्ट्र राज्यों से किस प्रकार जुड़े हुए थे, पीपुल्स स्टैंडर्ड इन द स्टेट्स, यूनान, अरिस्टोटल के थॉट्स देख लिए अपन ने। अब यहाँ अपन जब अगले कॉन्सेप्ट पे आए तो यहाँ अपन ये देखेंगे,
अगले कॉन्सेप्ट में यहाँ ये देखेंगे कि कर्तव्य, मतलब जो यूनान में या अरिस्टोटल के अनुसार जो नागरिकता थी वो केवल कर्तव्य आधारित थी, जिसमें अरिस्टोटल ने ये कहा था कि जो भी स्टेट का या राज्य का नागरिक होगा उसके कर्तव्य होंगे, और वो कर्तव्य का अपनी निष्ठा से उस राज्य के प्रति भाव पैदा करेगा, उनका पालन करेगा। अब यहाँ अधिकारों की बात क्यों नहीं की गई, वो इसलिए ऐसा किया गया, जैसे अपन यहाँ देखें हैं तो यहाँ कर्तव्यों की बात की गई। तो जो अरिस्टोटल का कहना था कि जो नागरिक है, नागरिक यदि कर्तव्य हैं तो वो कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे, और कर्तव्यों से राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। जब राज्य का विकास होगा तो लोगों का विकास ऑटोमेटिक होगा, लोगों का विकास, जिसको उसने भाग्य कहा था कि लोगों का भाग्य ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो कहा था कि लोगों को अधिकार देने की जरूरत नहीं है, उन्हें कर्तव्य देने की, उन्हें कर्तव्य बताने की जरूरत है, और उन्हें कर्तव्यों को निष्ठा से पालन करने की शिक्षा देने की जरूरत है, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है नागरिकों का भला होगा। क्योंकि नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, वो कर्तव्य से एक आदर्श, एक अच्छी स्थिति राज्य में बनेगी, जिससे राज्य का भाग्य सुधरेगा, राज्य का विकास होगा, और राज्य के विकास से लोगों का भाग्य सुधरेगा, लोगों का विकास होगा, और ऑटोमेटिक राज्य का तो एक चक्र सा चलता रहेगा। इसलिए कर्तव्य आधारित नागरिकता यूनान में या अरिस्टोटल के अनुसार थी। इसी में फिर अधिकारों का अभाव हमने देखा, लैक ऑफ राइट्स थे, असमानता थी। मतलब जो इस समय जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल के अनुसार था, तो इसने वर्गों को विभाजित कर दिया था, समाज को कई वर्गों में विभाजित कर दिया था। मतलब ये था कि स्त्रियों को नागरिकता से वंचित रखा, वृद्ध लोगों को, बच्चों को, दासों को। तो एक असमानता की स्थिति समाज में उत्पन्न हो गई थी, लोगों में हीनता, अभाव, ये सारी विचार आने लगे थे, और कहीं ना कहीं ये सारे विचार आगे चल के अभिजातवाद के उदय का कारण बनते हैं। तो इस तरीके से अपन ने देखी असमानता, इनइक्वलिटी आई थी। वही रोमन साम्राज्य। अब यहाँ ये था कि आगे चल के हुआ क्या कि जब अपन ने देखा यूनान में तो जो नागरिकता थी वो सभी के लिए समान कर दी गई थी, ये सभी के लिए आसमान थी। लेकिन जब रोमन साम्राज्य आया, यूनान साम्राज्य का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हुआ, तो रोमन साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा, रोमन एम्पायर का प्रभाव जब बढ़ा, तो वहां नागरिकता का विस्तार किया गया। इससे पहले यूनान साम्राज्य के अंतर्गत क्या थी नागरिकता, कुछ ही लोगों तक सीमित थी। लेकिन यहाँ नागरिकता में स्त्री, दास और वृद्ध लोग सभी को शामिल कर लिया गया। तो यहाँ क्या है, इक्वलिटी का भाव आया, इक्वलिटी आई, समानता पैदा हुई। तो ये सारी चीजें अब अपन देखेंगे कि प्राचीन समय में अपन ने नागरिकता देख ली। अब प्राचीन समय के बाद अपन मध्य युग में सिटीजनशिप देखेंगे, मध्य युग में सिटीजनशिप का विकास कैसे हुआ, वो सारी चीजें अपन यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ बात की जा रही है कि मध्य युग में नागरिकता, सिटीजनशिप मिडिल एरा। अब यहाँ अभिजात वर्ग का होता है, राइज ऑफ एरिस्टोक्रेट, असमानता चरम स्तर पर थी, पुनर्जागरण काल। तो देखो हुआ क्या, हुआ ये था कि जो अरिस्टोटल ने तो बोल दिया था, अरिस्टोटल अरिस्टोटल ने तो ये कह दिया था कि नागरिकता सीमित नागरिकता का अधिकार था, मतलब जिन लोगों के पास निजी संपत्ति थी या जो उन्हीं के पास नागरिकता थी। तो जो समाज था वो कई भागों में बट गया था। अब जब समाज कई भागों में बट जाएगा तो कुछ लोगों को वर्ग विभाजन हो गया था, तो कुछ लोगों के पास विशेषाधिकार थे, कुछ लोगों के पास विशेषाधिकार नहीं थे। जैसे दास, स्त्री, बच्चे या वृद्ध लोग थे, वो हीनता की भावना के साथ सिर झुकाकर जीते थे। और कुछ लोग थे जिनके पास निजी संपत्ति थी, और उन्हें माना जाता था कि बौद्धिकता का स्तर इनका उच्च है, वो सर उठा के जीते थे, शासन निर्माण, न्यायिक प्रशासन में भाग लेते थे। तो धीरे धीरे यही लोगों के, जब यही व्यवस्था आगे चलती रही, तो एक अभिजात वर्ग अरिस्टोक्रेट का राइज हो गया, मतलब एक अभिजात वर्ग का उदय हुआ। और मध्य युग में, हाँ, अपन देखें कि प्राचीन युग में और मध्य युग जो था विश्व इतिहास का, तो मध्य युग में ज्यादातर सारी खराब चीजें हुई। क्योंकि जो अपन इससे प्राचीन काल देख रहे हैं, अपन प्राचीन काल, जो अपन वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन पुनर्जागरण काल पढ़ते हैं, तो ये प्राचीन काल मतलब जागरण काल था, इस समय ज्ञान का प्रभाव था। जब इसके बाद फिर क्या होता है कि मध्यकाल आ जाता है।
यहाँ सारी चीजें बुरी चीजें होती हैं, बुरी चीजों का बुरी चीजों का यहाँ प्रभाव हो जाता है। और वही यहाँ था कि बुरी चीज मतलब अभिजात वर्ग का उदय हो गया था, और असमानता चरम पर थी, मतलब असमानता चरम पर थी। तो लोगों में क्या थी, लोगों में जो थी सहिष्णुता का अभाव हो गया था, और लोग मतलब विद्रोह कर रहे थे, क्रांतियां कर रहे थे, और परिवर्तन चाहते थे। तो इसी का परिणाम क्या हुआ कि कई क्रांतियां होने लगी। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अपन देखें तो रूसी क्रांति, या फ्रांस की क्रांति, या चीन की क्रांति, ये सारी जो क्रांतियां हो रही थी, या अपन मध्यकाल के बाद जो परिवर्तन हो रहे थे, वो सारे परिवर्तन क्यों थे? क्योंकि मध्यकाल में अभिजात वर्ग का उदय था, और जो असमानता थी वो चरम पर थी। अब लोगों में असहनशीलता का जो भाव था वो बहुत कम था। अब वो लोग परिवर्तन चाहते थे, अधिकार चाहते थे, इस वजह से वो क्रांतियां करने लगे थे, और उसी का परिणाम फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति व अन्य क्रांतियां, विद्रोह थे। इस तरीके से। और इसके बाद फिर जब क्रांतियां हुई तो लोगों ने अधिकार, इन सारी बातें, तो इसी को पुनर्जागरण काल कहा गया। पुनर्जागरण काल मतलब क्या था, पहले जागरण था तो मध्यकाल आया, मध्यकाल में खराब चीजें हुई, जब इन खराब चीजों को परिवर्तित करके फिर से अच्छी नई चीजें लाई गई, नई वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं अतीत में थी। तो इसी मतलब फिर क्या हुआ, इसी को जागरण को पुनर्जागरण काल, रेनेसांस कहा गया। ये सारी चीजें हुई थी, विभिन्न क्रांतियां हुई अपन ने देखी, और अभिजात वर्ग पर चोट हुई, डिक्लाइनिंग ऑफ अरिस्टोक्रेट सेक्शन। ओके, ये सारी चीजें हुई थी। अब यहाँ अपन एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ ये देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आधुनिक युग में सिटीजनशिप क्या है। अपन ने इससे पहले ये सारे कॉन्सेप्ट देख लिए कि मध्यकाल में सिटीजनशिप क्या है, प्राचीन काल में सिटीजनशिप क्या थी। लेकिन प्राचीन काल से जो मध्यकाल और आधुनिक काल तक आते हुए इसके जो डेफिनेशन है, या इसका जो विस्तार है अर्थ में, वो क्या हुआ, या कितना परिवर्तन आया, वो सारी चीजें अपन यहाँ देखेंगे। तो आधुनिक युग में नागरिकता, अपन सिटीजनशिप इन मॉडर्न एरा देखें, तो यहाँ आधुनिक युग में जो सिटीजनशिप का मतलब है सुरक्षा से, सामान्यता से, स्वतंत्रता से, इनसे मतलब राष्ट्र के प्रति निष्ठा से। मतलब वर्तमान समय में यदि कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का नागरिक है, तो नागरिकता का जो मुख्य आधार होता है वो सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता आदि जो नए मूल्यों से होता है। मतलब क्या है, सुरक्षा एक दायित्व है जो राज्य का अपने व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। मतलब एक राज्य का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करवाए, समानता स्थापित करे, नागरिकों के बीच स्वतंत्रता स्थापित करे। इसी तरीके से यह अधिकार है किसके, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये नागरिकों के। लेकिन नागरिकों के कुछ दायित्व भी होते हैं, जैसे राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना। जैसे राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अपन देखें कि अगर राष्ट्र संकट में है, और राष्ट्र का किसी के साथ युद्ध हुआ है, तो सैन्य सेवा देना, यह क्या है, हमारा दायित्व है। मतलब अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा करना। तो हमारा राइट टू सिक्योरिटी हमारा राइट है, और राष्ट्र को प्रोटेक्ट करना वो हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। कर्तव्यों अधिकारों में समन्वय। इससे पहले अपन ने देखा कि यूनान में अरिस्टोटल ने जो नागरिकता बताई, उसमें वो कर्तव्य आधारित थी, उसमें अधिकारों की कमी थी। फिर धीरे धीरे अधिकारों का विस्तार हुआ, अधिकारों का जो है प्रभाव बढ़ा, और वर्तमान में आते समय नागरिकता, कर्तव्य और अधिकारों की समन्वय के साथ अस्तित्व में है। अब यहाँ अपन एक कॉन्सेप्ट यहाँ ये देखेंगे कि मार्क्सवादियों ने क्या कहा है नागरिकता के संबंध में। मार्क्सवादियों ने जो है वो विश्व को समझा है दो तरीके से। मतलब मार्क्सवादियों ने कहा है कि पूरा जो विश्व है उसमें जो है दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति, एक सर्वहारा वर्ग है। जो पूंजीपति वर्ग है, मतलब ये है जो ये जैसे अपन देखें मार्क्सवादी, इन्होंने जो है विश्व को एक पूंजीपति में बांटा है, और एक जो है सर्वहारा वर्ग। मतलब ये हारा हुआ है, और ये पूंजीपति हैं, इनका शोषण कर रहे हैं। मतलब क्या है, समाज में वर्ग विभाजन है, असमानता है। जब तक असमानता को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक नागरिकों के कोई अधिकार नहीं होंगे, और जब नागरिकों के अधिकार नहीं होंगे तो उनका कोई दायित्व भी नहीं होगा, और वो नागरिकता वहाँ होगी ही नहीं, नागरिकता का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो नागरिकता से रिलेटेड जो मार्क्सवादियों के विचार हैं। अब इसी मार्क्सवादी की इसी विचार का खंडन करते हैं, जिनको अपन कहें
टी.एच. मार्शल हैं वो करते हैं। देखो टी.एच. मार्शल मार्शल ये मानते हैं कि जो है राज्य में असमानता है और असमानता का कारण पूंजीवाद का उदय है, ये टी.एच. मार्शल मानते हैं। लेकिन वो ये नहीं मानते कि क्रांति के द्वारा समानता स्थापित की जा सकती है। मतलब लोगों को समानता स्थापित करने का मतलब जो मार्क्सवादियों ने बताया था कि जब क्रांति की जाएगी तो समानता स्थापित हो जाएगी और फिर लोगों को अधिकार मिल जाएंगे जब वो नागरिक कहलाएंगे। तो टी.एच. मार्शल ने इसका खंडन किया। टी.एच. मार्शल ने मार्क्सवाद की इस बात को स्वीकारा कि पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, असमानता हुई और इससे क्या है, समाज में उग्रता की भावना है। लेकिन मार्क्सवादियों ने जो उपाय बताया है क्रांति से और फिर जो है कंप्लीट इक्वलिटी स्टैब्लिश की जा सकती है, इसको टी.एच. मार्शल ने नहीं माना। और उन्होंने टी.एच. मार्शल ने कहा है कि देखो समाज है, समाज में सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी योग्यताएं हैं और सबकी अपनी अपनी योग्यताएं मतलब अलग अलग योग्यताएं हैं। अलग अलग योग्यताओं के कारण जो है लोगों ने अपने अपने कार्य किए। इसी से क्या हुआ, उन्होंने अपने अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए पूंजीवादी एक व्यवस्था उसका उदय हुआ। इससे समाज में क्या हुआ, वर्ग विभाजन हुआ, असमानता बढ़ी। लेकिन ये असमानता बढ़ना क्या जो असमानता को खत्म कंप्लीटली नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इससे उग्रता की भावना है उसको कम किया जा सकता है। वो कैसे, सभी को समान अधिकार दे दिए जाए। जैसे क्या हुआ, टी.एच. मार्शल कहते हैं कि जब समाज में पूंजीवाद का उदय हुआ तो लोगों में क्या, पूंजीवाद का उदय हुआ तो लोगों ने कहा कि हम आपस में एक समझौता करते हैं, सभी समान अधिकार ले लेते हैं। जब हम सभी लोग समान अधिकार ले लेंगे, सबकी योग्यता अपनी अपनी है और जो योग ज्यादा होगा उसे लाभ ज्यादा होगा, जो योग कम होगा उसे कम लाभ होगा। तो सभी की अपनी अपनी योग्यता है और हम समान अधिकार ले लेते हैं, तो समानता इसी स्तर पर स्थापित की जा सकती है। कंप्लीट समानता स्थापित नहीं की जा सकती है। इससे क्या होगा, इस समानता से जो असमानता के कारण उग्रता की भावना उत्पन्न होती है वो भावना कम हो जाएगी। मतलब जो है उग्रता की भावना या वर्ग संघर्ष है वो कम हो जाएगा और लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे और राज्य का अस्तित्व बना रहेगा और ऐसी व्यवस्था आगे चलती रहेगी। इसी आधार पर टी.एच. मार्शल ने क्या कहा, टी.एच. मार्शल ने कहा कि यही क्या है, मतलब सभी, मतलब जो टी.एच. मार्शल हैं, टी.एच. मार्शल इन्होंने जो है नागरिकता को अधिकारों और कल्याणकारी पूंजीवादी राज्य के संदर्भ में जो है परिभाषित किया था। इनका मतलब ये था कि जो राज्य में जो उग्रता, मतलब राज्य में जो लोग हैं उनके अंतर्गत असमानता के कारण जो उग्रता की भावना है उसको कम किया जा सकता है यदि सभी को समान अधिकार दे दिए जाए। पूंजीवादी व्यवस्था का तो उदय हो गया क्योंकि सभी की असमान जो है अलग अलग योग्यताएं हैं, उसके कारण क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हुआ और वो सब रहेगी। अब उसी में अधिकार सभी को समान दे दिए जाएंगे तो सभी समान तरीके से रहेंगे और जो भी जिसकी योग्यता रहेगी उसी के हिसाब से वो लाभ लेते रहेंगे और उसकी जो योग्यता के कारण जो असमानता उत्पन्न हो रही है और उस असमानता को इन अधिकारों से कम किया जा सकता है। अधिकारों में अपन जैसे देखें, जैसे अपन भारत के संदर्भ में यदि इसे लागू करें तो पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य में अपन देख सकते हैं जैसे आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे आज आरक्षण दिया जाता है, इसका मतलब क्या है कि पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें कुछ स्पेशल आरक्षण दिया जा रहा है, कुछ लोगों को अधिकार दिया जा रहा है जिससे लोगों में उग्रता की भावना कम रहा है क्योंकि कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग पीछे। इसी तरीके से कुछ वेलफेयर कार्य हैं, जैसे पूंजीवादी लोगों से टैक्स लिया जाता है और उनमें सड़क बनाना या जो महिला बच्चे या गरीब लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चलाना, ये सारी जो चीजें थी वो टी.एच. मार्शल के अनुसार ये नागरिकता का मतलब ये अधिकार थे। इन्हीं को टी.एच. मार्शल ने अधिकार कहा, जिसको अपन देख सकते हैं टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता क्या थी।